हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पूरी दुनिया में ये तरीका राइज है कि जो ताज़ियती लिबास होता है वो काला होता है। तो इसीलिए आज मैंने काले कपड़े पहने, काला चश्मा लगाया है, बाल भी काले कर लिए हैं जो सफ़ेद हो रहे थे, सिर्फ इसलिए कि मैं उस चीज़ पर ताज़ियत कर सकूं। और कुछ तो हम कर नहीं सकते। देखिए, मुझे श्रीलंका के वहाँ पे बड़ा फ़ख्र है कि उन्होंने जबर का मुकाबला किया और मार भगाया जाबिरों को। मुझे बांग्लादेश के तलबा पे बड़ा फ़ख्र है कि उन्होंने जालिमों को भगा दिया। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे पाकिस्तानी जो जोश में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, करते कुछ नहीं। जो कुछ कल मुल्क में हुआ है, यानी आइनी तरमीम की जो अप्रूवल हुई है, उस पर मैं कहता हूँ अफसोस भी है अपने हमवतनों पे कि जिन्होंने कुछ नहीं किया, वकला पे कि जो अब शोर मचा रहे हैं तरमीम होने के बाद, और जजेस पे जो इतनी आसानी से कंप्रोमाइज़ हो गए। देखिए, हम सब जानते हैं कि जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, लेकिन डंडा किसका है? डंडा है चौधरी निज़ामुद्दीन का। चौधरी निज़ामुद्दीन यूज़ करते हैं वो पीटीआई के गिल साहब, डॉक्टर गिल, फ़ौज के लिए। वो खुल के फ़ौज नहीं कहते, लेकिन बात वो आसिम मुनीर की करते। देखिए, मुझे किसी से कोई डर नहीं है, मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। तो सारा कारनामा जो कुछ भी पाकिस्तान के ये सियाह और आग बन रहे हैं, इन सब के पीछे सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर उर्फ हाफिज़ विस्की है। वो कितना कमीना इंसान है कि जो ये नहीं सोच रहा कि मैं पाकिस्तान का कितना नुकसान कर रहा हूँ। सब उसकी उंगलियों पर नाचते हैं, बूट पॉलिश करते हैं, इसलिए कि वो पाकिस्तानी फ़ौज का सरबराह है। और अयूब खान ने 1958 में मार्शल लॉ लगा के जो फ़ौज के लिए सियासत में रास्ता खोला था, आज हम सब उसको भुगत रहे हैं। इतनी हुकूमतें आईं जिनकी मेजॉरिटी थी। सबसे पहले भुट्टो साहब थे, कितने मकबूल लीडर थे। वो अगर चाहते तो फौजी अमेंडमेंट ले आते, और उनको बाद में एक फ़ौजी ने लटका दिया। इसके बावजूद वो फौजी अमेंडमेंट लाए। आज उनका नवासा बिलावल भुट्टो फिर फ़ौज की गोद में खेल रहा है। वो उन लोगों के साथ बैठा है जिसने उसकी माँ की नंगी तस्वीरें गिराई थी हेलीकॉप्टर से, यानी नवाज शरीफ। बेगैरत इंसान वो। अब पता नहीं, कोई उसको बिल्लो रानी कहता है, कोई कहता है वो तीसरे दर्जे का इंसान है, बीच का इंसान है, वट एवर ही इज़। और उसके पीछे जाहिर है उसका बाप जरदारी, करप्ट नंबर 1। जरदारी कहता है कि सियासत मेरे से सीखो, मैं सियासत की यूनिवर्सिटी हूँ। बदमाशी की यूनिवर्सिटी तो कहा जा सकता है, क्योंकि वो तो आज का नहीं, वो तो जब इसके बाप ने बेम्बिनो थिएटर कराची पे गासबाना कब्जा किया था बेचारे शेख साहब से, ज़बरदस्ती लिया था और ये टिकटें ब्लैक करता था। ये तो जब से ही बदमाश। तो बदमाशी चल रही है इसकी। सियासत वियासत तो पाकिस्तान में किसी को आती नहीं। सारी सियासत जो है वो बदमाशी है। उठा लो, अगवा कर लो, माँ बहनें उठा लो और उनसे काम करा लो। और वही कुछ अभी हुआ। एक हफ्ते से ये शोर हो रहा था कि आइनी तरमीम जो है वो अप्रूव हो ही नहीं सकती क्योंकि नंबर पूरे नहीं है। और जब तक फजलुर रहमान, जो सबसे बड़ा लोटा है मेरी नज़र में, जिसका कोई दीन ईमान नहीं है, और फजलुर रहमान के लिए याद रखिए कि इसके वालिद मुफ्ती महमूद साहब, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, वो नेक थे, आलिम आदमी थे। उन्होंने इस शख्स को, अपने बेटे को, कभी लाइमलाइट में आने नहीं दिया था। उसको इसके करतूत पता थे। आप लोगों को शायद पता नहीं, फजलुर रहमान को 3 अरब रुपए का घर अतिया किया गया है। 3 अरब रुपए का घर। और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अकीदतमंद है। ऐसा अकीदतमंद हमें तो कोई नहीं मिलता कि जो 3 अरब रुपए का घर हमें दे दे। पाकिस्तान में एक सूबाई मिनिस्टर है शर्जील मेमन, मैं उसको जानता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी वहाँ से हूँ। मैं हाई कोर्ट ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान में काम करता था। ये सब तो उस वक्त आगे पीछे घुमा करते थे भुट्टो साईं के। उसका घर 1 अरब से ज़्यादा का है। 25 साल पहले उसके पास तो 1 लाख रुपए भी नहीं थे, किसी के पास नहीं थे। अगर आप जरदारी को देख लें, किसी को देख लें, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सब बदमाश लूट है, पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत है। लेकिन ये आइनी तरमीम इतनी ख़तरनाक अमेंडमेंट हुई है कि जिन लोगों ने इसका मुसव्वदा पढ़ा है और इसका ड्राफ्ट देखा है, अब तो ड्राफ्ट नहीं रहा, अब तो कानून बन गया। मैं हैरान हूँ कि उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाई। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान की जुडिशरी, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हो रही, हाई कोर्ट की भी बात हो रही है। अब उनके जजेस का जो सिलेक्शन होगा वो एक 12 रुकनी कमेटी करेगी। और वो 12 रुकनी कमेटी में उन्होंने क्या किया है कि 3 अफराद पीटीआई के भी शामिल किए। गौहर साहब हैं, बैरिस्टर जफ़र साहब हैं, और वो सुन्नी इत्तेहाद वाले, 3 लोगों को शामिल किया। क्योंकि अभी
मखसूस सीटें नहीं मिली, तो इसलिए 4 नई दिन को सीटें, 4 सीटें नून लीग की हैं, 3 सीटें पीपल्स पार्टी की और MQM की। वो जो 12 रुकनी कमेटी है वो किसी भी जज को अपॉइंट कर देगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और 2/3 मेजॉरिटी अगर कह देती है कमेटी की कि यस, यानी 8 मेंबर अगर हाँ कह दें तो हाँ हो जाएगी। तो अगर आप PTI के 3 निकाल लें तो उनके पास तो 8 मेंबर्स ऑलरेडी हैं जो उनके अपने पसंदीदा है, ना नून लीग हटेगी पीछे, ना पीपल्स पार्टी, ना MQM। तो फिर उस कमेटी का तो मतलब ये हुआ कि इजारादारी हो गई, जिसको चाहे चीफ जस्टिस लगा दे, वही कमेटी चीफ जस्टिस का भी तयन करेगी। यानी अब आप ये अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान की अदलिया, जिसमें जजेस बैठते हैं जो पहले वकला होते हैं हुआ करते हैं, पहले वकालत करनी पड़ती है फिर वो जज बनता है, वो पढ़ा लिखा इंसान होता है, उसने वकालत पढ़ी होती है, जबकि पार्लियामेंट में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। मुझे याद है जब मुशर्रफ साहब ने कहा था कि BA पास होगा पार्लियामेंटेरियन, तो सब लोग जाली डिग्रियाँ लिए आए थे और कितने लोगों को बाद में हटा दिया था कि भाई आपकी जाली डिग्री है, आप पार्लियामेंटेरियन नहीं हो सकते। अब ये जो पार्लियामेंट बनी है, इसमें जो खुर्शीद शाह है, वो खुर्शीद शाह तो मैट्रिक पास है, मैं उसको जानता हूँ। वो तो इलेक्ट्रिक के बिल रीडर था, वो बिल के लिए रीडिंग करने जाता था। आज वो बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। वो उस किस्म के लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो जजिस को कैसे अपॉइंट करेंगे? यानी जोहला जो है, पाकिस्तान के जोहला अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजिस का अपॉइंटमेंट करेंगे। फिर आईनी तरमीम में उन्होंने ये भी मंजूर करा लिया कि भाई ज़रूरी नहीं कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस बने। ये तो ये बरसों से चला आ रहा था, उसका हक होता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 65 साल उम्र की शर्त है। अब 12 द टाइम आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं आपकी उम्र पहुंच जाती है, तो जब आप चीफ जस्टिस बनते हैं तो आपके पास 1-2 साल का वक्फा होता है कि आप 65 के हो जाएंगे और आपकी मियाद मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। जैसे काजी है, अब काजी को एक्सटेंशन देने की कोशिश की जाती है इस बेसिस पे कि उम्र को 65 से एज लिमिट 68 कर दी जाए ताकि काजी का ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन हो। अब काजी तो आउट ऑफ इक्वेशन हो गया, उसकी एक्सटेंशन तो नहीं हो रही। अच्छा, फिर ये तय हुआ था कि जो आईनी अदालत बनाई जाएगी, जो कमेटी बनाई जाएगी, इसका सरबराह जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। अब आईनी तरामीम में उन्होंने इसको भी हटा दिया। अब ये जो 12 रुकनी कमेटी है, ये जिसको चाहेंगे उसका सरबराह बना देंगे। और तो और सबसे अफसोसनाक बात ये हुई है कि ये आईनी कमेटी अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच तश्कील देगी। अब देखिए, मैं 12 आपको याद दिलाता हूँ कि मेरा ताल्लुक जुडिशरी से, मैं हाई कोर्ट सिंध बलूचिस्तान में 4 साल काम करके आया हूँ, जजिस के साथ काम किया, लॉ स्कूल गया। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि ये तो बई दस कयास, मैं तो सोच भी नहीं सकता था, या कोई भी जुडिशरी का आदमी सोच भी नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस सुनने के लिए बेंच बनाई जाती थी वो तो सवाबदीद होता था चीफ जस्टिस का पहले। बाद में ये हुआ कि भाई चीफ जस्टिस के साथ 2 जजेस और शामिल होंगे, लेकिन वो भी जजेस होते थे, 3 जजेस मिलकर बेंच बनाएंगे। अब ये आईनी कमेटी बेंच बनाएगी जिसको बेंच की दुम नहीं पता। यकीनन ऐसा इसलिए किया गया है कि वो जिसको चाहे अपनी मर्ज़ी का बेंच में तयन कर देंगे। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने जो ये आईनी तब्दीलियाँ लाए हैं, आईनी तरामीम लेकर आए, इसमें और बहुत सारी चीज़ें लेकर आए, सिर्फ जुडिशरी पे अटैक नहीं है। इस पर तो इन्होंने एक तरीके से अदलिया को छोड़िए, फ़ौज को ले लीजिए, दूसरी चीज़ें ले लीजिए, यानी हुकूमत वक्त जो होगी, जो पाकिस्तान में उमूमी तौर पे फ़ौज की मदद से आती है, वो इतनी बाख्तियार होगी कि वो जो चाहे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा ले। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने ये भी की है कि अब जजिस की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा। अब आप ज़रा सोचिए, आज तक पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता था, हालांकि होना चाहिए, उसूली तौर पे बात ठीक है कि यहाँ भी अगर आप बेल कनाडा को फ़ोन करते हैं, रॉजर को फ़ोन करते हैं, तो फिर सर्वे आता है, तो अच्छी बात है कि एवेल्यूएट करना चाहिए, जजिस को भी एवेल्यूएट करना चाहिए। लेकिन जिस किस्म से उन्होंने सिस्टम बना दिया अभी आईनी तरामीम में कि हर वो जज जो इनके ख़िलाफ़ फैसला करेगा उसका हम रिव्यू ऐसा लिखेंगे कि वो या तो रिज़ाइन कर देगा या उसकी प्रमोशन नहीं होगी, वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनेगा, चीफ जस्टिस बनने का चांस नहीं होगा। यानी बहुत ही गंदी किस्म की। अच्छा, अब हो ये रहा था कि इनके नंबर पूरे नहीं हो रहे थे, ये लोटे ख़रीदने के चक्कर में थे। बार बार आप देखिए पाकिस्तान के जो एंकर्स हैं, बड़े बड़े एंकर्स, वो सब ये कह रहे थे कि किसी भी तरीके से न सेनेट में नंबर पूरे होंगे और ना कौमी असम्बली में होंगे। अब सेनेट जो है ना वो अपॉइंटेड है। कनाडा में भी ये होता है कि सेनेट का जो हमारा रेड चैम्बर जिसे हम कहते हैं, तो उसमें हमेशा से ये होता था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जो पसंद आ गया उसको उन्होंने सेनेटर बना दिया।
जस्टिन ट्रूडो ने ये किया था, कमेटी बना दी थी कि सेनेटर एक कमेटी में सिलेक्शन करेंगे। तो पाकिस्तान का सेनेट जो है वो भी इलेक्टेड नहीं, अपॉइंटेड है, तो वो तो जब अपॉइंटेड है तो वो उन्हीं को प्लीज़ करेंगे। लेकिन जो ये पीटीआई या फजलुर रहमान इन सब ने मिल के जो गद्दारी की है और बेईमानी की है, उसकी वजह से ये आइनी तरमीम मंजूर हुई हैं। अब इसके ख़िलाफ़ आप कितने ही लड़ लीजिए, ये तो जब तक चेंज नहीं हो सकती जब तक कि 2/3 मेजॉरिटी की कोई मेजॉरिटी में गवर्नमेंट आए, उसके पास 2/3 मेजॉरिटी हो जो इसको रीविज़िट करे और इनामी आइनी तरमीम को रिवर्स करे। जब तक पाकिस्तान का अल्लाह मालिक है और ये फ़ौज की बदमाशी कायम हो गई है, पूरी बदमाशी फ़ौज की है, और जब तक हम फ़ौज में आइनी तरमीम नहीं लाएंगे पाकिस्तान में यही होता रहेगा। अब तक के लिए इतना।